जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। दिस इज साजिद कबाड़िया, फैकल्टी फॉर सीए कैफे ऑडिट एंड एश्योरेंस एसेंशियल्स, प्रिंसिपल केना स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज। अच्छा, आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको मार्च 2025, आई रिपीट मार्च 2025 के मैं आपको दो तीन सवाल जो है वो आज डिस्कस करने जा रहा हूँ सेशन के अंदर। उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, आई कैप का हम सवाल पढ़ेंगे, समझेंगे कि उस सवाल को हमने कैसे पिक करना है, रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी ड्राफ्टिंग कैसे की जाएगी। एक आध सवाल की मैंने ड्राफ्टिंग की है और बाकी सवाल मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब आप जो पेपर देने जा रहे हैं, कौन सी अटेम्प्ट है भाई? आप देने जा रहे हैं मार्च 2026, जिसमें आपको पता है कि दो सेक्शंस हैं और अब जो पेपर है उसमें एमसीक्यूज भी शामिल हैं। 10 मार्क के एमसीक्यूज हैं जिसकी मैं प्रैक्टिस जो है वो अपने ऑफिशियल ग्रुप पर मैं बहुत सारे एमसीक्यूज दे चुका हूं और मजीद भी इंशाल्लाह शेयर करता रहूंगा। आज का जो सेशन है उसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस कर रहे हैं मार्च 25 का पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। आप स्क्रीन पर पेपर देख सकते हैं। जरा प्लीज कंफर्म करते हैं कि आपको पेपर विजिबल है, यस और नो। जी समीर, आपको पेपर विजिबल है? ठीक है जी, जबरदस्त। अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे जनाब। मैं जो टॉपिक आज जिसका मैं पेपर आपको कराने जा रहा हूं, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनाब क्वेश्चन नंबर 6 और वो है ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन। बड़ी अहम बात से बात का आगाज करूंगा, याद रखिएगा। कैफ 8 के पेपर में ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट का जो टॉपिक है वो बहुत 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 और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिपोर्ट के दो तरह के सवाल बन सकते हैं। एक रिपोर्ट का सवाल जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट का सवाल जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा भाई। ये बात जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूं, ये बात मेरे लेक्चर में ऑलरेडी मौजूद है। कई बच्चे जो ऑलरेडी रेगुलर बैच मुझसे पढ़ रहे हैं, ये बात उनके लिए नई नहीं है, बट 12 रिपीट टेलीकास्ट है। रिपोर्ट के दो तरह के सवाल बनते हैं। एक सवाल बनता है डायरेक्ट क्वेश्चन और रिपोर्ट का एक सवाल बनता है इनडायरेक्ट, जिसको हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। सर इनडायरेक्ट सवाल से क्या मतलब है? इनडायरेक्ट सवाल से मतलब है वो सब्सिक्वेंट इवेंट के साथ आ सकता है जनाब, वो गोइंग कंसर्न के साथ आ सकता है जनाब, वो 580 मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के साथ आ सकता है, वो 550 के साथ आ सकता है, वो किसी सब्सटेंटिव के साथ आ सकता है और वो इसके अलावा फ्रॉड, जी हाँ 240, उसके टॉपिक के साथ भी रिपोर्ट का सवाल बन के आ सकता है। तो अब अंदाजा लगाएं कि रिपोर्ट की टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, याद रखिएगा जब भी रिपोर्ट का सवाल आएगा तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो नॉलेज है वो एग्जामिनर की इंप्लाइड अजम्पशन है कि आपको वो स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होगी, ठीक है। जो आपकी अर्लियर अकाउंटिंग की स्टडीज है उसमें आपने पढ़ा हुआ होगा या पढ़ रहे होंगे। IS 2 इन्वेंट्री, IS 16, 36 इम्पेयरमेंट, 37 प्रोविजंस, 38 इंटेंजिबल्स, उसके अलावा IFRS 15। ये नॉर्मली जो है ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो एग्जामिनर कैफ 8 के पेपर में टेस्ट करता है, ठीक है जी। वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूं, दो तरह के सवाल हैं, एक सवाल है डायरेक्ट और एक सवाल इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट सवाल है वो इन पर बेस कर रहा होगा और जो इनडायरेक्ट सवाल है वो किसी और स्टैंडर्ड के साथ जुड़ के आएगा, लाइक सब्सिक्वेंट इवेंट, गोइंग कंसर्न, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, रिलेटेड पार्टी, सब्सटैंटिव प्रोसीजर और आइजा 240 फ्रॉड, ठीक है जी। प्लस एक आध सवाल मैं अभी आपको बता दूंगा, 2016 या 17 का सवाल है, जिसमें एग्जामिनर ने 620 एक्सपर्ट के साथ भी लिंक कर कर सवाल बनाया है। अच्छा, मुझे डर क्यों नहीं है? मुझे 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 क्यों, मैं परेशान क्यों नहीं हूं? मैं इसलिए परेशान नहीं हूं क्योंकि आपने सारे स्टैंडर्ड कवर कर लिए हैं और आपने सारे टॉपिक मुझसे कवर कर लिए हैं, तो आपको स्टैंडर्ड्स की नॉलेज भी है। लिहाजा अगर वो स्टैंडर्ड के साथ मिलकर कोई रिपोर्ट का सवाल दे देगा तो मुझे इतना पता है, भरोसा है कि मेरा स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह कवर कर लेगा, ठीक है। अच्छा, बिफोर यू स्टार्ट आपको जरा याद करें कि रिपोर्ट के सवाल का फॉर्मेट क्या होता है जरा। जब हम ऑडिट रिपोर्ट के सवाल की ड्राफ्टिंग करते हैं, जब हम ऑडिट रिपोर्ट के सवाल की ड्राफ्टिंग करते हैं तो सर साजिद ने अपने लेक्चर में कई बार हेडिंग्स को रिपीट करवाया है। पहले करते हैं एक्सप्लेन, याद आ रहा भाई दोस्तों? एक्सप्लेनेशन ऑफ द इशू स्लैश फैक्ट या मैटर, बहुत सारी जुमले लिख सकते हैं आप। एक्सप्लेनेशन ऑफ द इशू स्लैश मैटर या फैक्ट, ठीक है जी। सेकंड आएगा जी कैलकुलेशन ऑफ मटीरियलिटी, कैलकुलेशन ऑफ मटीरियलिटी दोस्तों, ठीक है जी। और ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके। याद करें कहां पढ़ा था सर? ये हमने पढ़ा था ऑडिट रिपोर्ट के चीते पॉइंट्स के अंदर। क्या सवाल में पीबीटी गिवन है, या सवाल में रेवेन्यू गिवन है, या सवाल में टोटल एसेट गिवन है, या सवाल में टोटल लायबिलिटीज गिवन है, या सवाल में प्लानिंग
मटीरियलिटी गिवन है या एग्जामिनर आपसे पीएम एज पर आइजा 320 निकलवा रहा है। और ये बात भी बता चुका हूं कि अगर सवाल में पीबीटी भी गिवन है और अगर सवाल में गिवन है पीएम प्लानिंग मॉडलिटी, तो आप किसको बेस बनाएंगे भाई? फिर आप बेस बनाएंगे प्लानिंग मॉडलिटी को। समीर अपना माइक ऑन कर लें आप, ठीक है जी। और अगर सवाल में कोई वेरिएबल गिवन नहीं है, आई कैप के सवाल में कुछ भी हो सकता है, ये आई कैप का सवाल है भाई, मुस्कुरा के बता रहा हूं कुछ भी हो सकता है, गहरे बादल भी आ सकते हैं, तूफान भी आ सकता है और बर्फ के ओले भी पड़ सकते हैं भाई। सर तो अगर सवाल साइलेंट है, अगर सवाल साइलेंट है तो भाई तू वायलेंट नहीं हो जाएगा, क्या करेंगे भाई? फिर हम अज्यूम कर लेंगे। अगर वेरिएबल गिवन नहीं है भाई तो क्या करेंगे? अज्यूम कर लेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? दैट द इशू इज मटीरियल बट नॉट परवेजिव। फिर उसके बाद क्या आएगा भाई? अगर एग्जामिनर ने ऑडिट प्रोसीजर पूछे हैं तो हम प्रोसीजर बता देंगे। ऑडिट प्रोसीजर बोले तो ऑडिट टेस्ट। मैंने आपसे लेक्चर में भी कहा था कि अगर सवाल 5 या 6 मार्क्स का है, अगर सवाल 5 या 6 मार्क्स का है और अगर एक्सप्लिसिटली उसने प्रोसीजर नहीं पूछे तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर सवाल 7, 8, 9 नंबर का है तो टू बी ऑन सेफ साइड फिर आप 2, 3 ऑडिट प्रोसीजर बोले तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर सिनेरियो से लिंक करके आप लिख देंगे, डिपेंडिंग के सिनेरियो में क्या पूछा है। डेटर्स तो डेटर्स के सब्सटैंटिव, इंपेयरमेंट तो इंपेयरमेंट के सब्सटैंटिव, प्रॉपर्टी प्लान तो उसके सब्सटैंटिव, जैसा देश वैसा बेस। अगर सवाल का ताल्लुक 620 से है तो एक्सपर्ट के सब्सटैंटिव, अगर सवाल का ताल्लुक 240 फ्रॉड से है तो फ्रॉड के सब्सटैंटिव। वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूं, जैसा देश वैसा बेस। और आखिरी हेडिंग क्या आएगी भाई? रिपीट करते हैं तमाम दोस्त, इंपैक्ट, इंपैक्ट ऑन द ऑडिट ओपिनियन स्लैश रिपोर्ट। दोनों जुमले लिख सकते हैं, बेहतर है कि आप सही वर्ड लिखें। सही वर्ड है इंपैक्ट ऑन द ऑडिट ओपिनियन, ठीक है जी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, ये देखे मैंने रिकैप करा दिया भाई, को फायदा हुआ, कुछ रिवीजन हो गया भाई, थोड़ा सा हौसला बढ़ गया हमारा। जी सर। जबरदस्त। आइए जी सवाल पढ़ते हैं। समीर आप सवाल पढ़ेंगे। सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। जरा चेक करें कितना मार्क का सवाल है रिपोर्ट का भाई। 6 और 6, 12 मार्क्स। 12 मार्क का सवाल है भाई, ठीक है। 12 मार्क का मतलब है कि तुम्हारे एग्जाम का ये तकरीबन बनता है जनाब 24%, ठीक है जी। मैं आपको सही बताऊं, अगर बिल्कुल मैं हल्फी आपको बताऊं कि अगर 50 नंबर आपके पासिंग है, जो कि पासिंग है, ठीक है, तो 50 में से मिसाल के तौर पर अगर आपने 2, 3 सवाल टिका दिए ना सही वाले, यानी मिसाल के तौर पे एक सवाल 12 मार्क का ठीक कर लिया, एक सवाल लेट से 10 नंबर का ठीक कर लिया, एक सवाल 8 नंबर का ठीक कर लिया, तो 12 और 10 और 8 भाई कितने होगा? ये होगा 30। मैं बताऊं इस केस में पेपर को पास करना आसान हो गया अब, क्योंकि अब बचा कितना भाई? अब से बचे हैं 20 नंबर। तो 2, 3 सवाल, 4 सवाल, आई रिपीट, 2 सवाल डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, 3 से 4 सवाल अगर सही टिक गए ना ऑडिट के पेपर में, तो मैं बता रहा हूं कैफ रेट इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा भाई। हौसला रखें जी। समीर स्टार्ट करेंगे। पहले पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट, हमेशा सिनेरियो पे सवाल में पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दोस्तों पहले क्या पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट। जी? पढ़े स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। Evaluate each of the above independent situations and discuss the implications for the audit report. ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ लें जरा। Evaluate each of the above independent situations and discuss the implications for the audit report. ठीक है, क्या समझ आ रहा है भाई? वो कह रहा है इवेल्युएट ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशन। अच्छा, अगर ये वर्ड ना लिखता, मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम भाई, जहां तक ये आवाज पहुंचेगी, वीडियो जहां तक पहुंचेगी भाई, जहां तक इसको वायरल कर सकते हैं, सुन लें, नोट कर लें। अगर ये इंडिपेंडेंट का वर्ड ना लिखता तो भी ये दो अलग सिनेरियो थे, आप इनको मर्ज नहीं कर सकते, दोनों का थ्रेशोल्ड अलग अलग निकलेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है जी। Yes, sir. एंड डिस्कस द इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिट रिपोर्ट। जब कहते हैं ना इवेल्युएट, तो इवेल्युएट में ऑटोमेटिकली, सुन लें, इवेल्युएट में ऑटोमेटिकली दो चीज आ गई। मेरी ड्राफ्टिंग की पहली हेडिंग क्या थी समीर? Sir, evaluation of the matter. ठीक है जी, या कह लें एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैटर। लेकिन यहां उसने क्या वर्ड इस्तेमाल किया है? इवेल्यूशन। तो आप चाहें तो ये भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हेडिंग दिया हुआ है इधर भाई, ये देख लें, ये मैंने रिवाइज कराया अभी। ये आ गई तुम्हारा एक्सप्लेनेशन ऑफ द इशू फैक्ट्स मैटर। इसको आप चेंज करके कर दें इवेल्यूशन भाई, कोई मसला वाली बात नहीं है, कोई गुना नहीं मिलेगा आपको। और इवेल्यूशन में ऑटोमेटिकली क्या शामिल है भाई? मटीरियलिटी। इवेल्यूशन में ऑटोमेटिकली क्या शामिल है भाई? मटीरियलिटी, ठीक है, कोई बात। इसका मतलब है Materiality. रिक्वायरमेंट में क्या हो गया?
रिक्वायरमेंट में आपने इवेल्युएट करना है कि हुआ क्या है, फिर आपने निकालना है थ्रेशोल्ड, और फिर आपने रिपोर्ट का इम्पैक्ट बताना है। चूंकि सवाल 6 नंबर का है, लिहाजा ऑडिट प्रोसीजर या सब्सटैंटिव प्रोसीजर बताने की जरूरत नहीं है जी। सवाल शुरू करें भाई, थोड़ा सा मैंने माहौल बना दिया, ठीक है जी। कई बच्चों को लगेगा यार सवाल पे डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा प्रियम्बल सेट करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको आपने रिपोर्ट रिवाइज नहीं किया हुआ होगा, तो ये लेक्चर उन सारे बच्चों के लिए है जिसने रिपोर्ट रिवाइज किया हुआ है, उसके लिए भी, और जिसको काफी टाइम हो गया उसके लिए भी। ठीक है जी। जी भाई स्टार्ट, यू आर द। You are the audit manager in a firm of chartered accountants. The following independent matters are presently under your consideration. A. Your firm is the auditor of आप Sugar स्टार्ट करें Benefits बी से, Limited, आप SBL. स्टार्ट करें बी से, समी स्टार्ट फ्रॉम बी। मैं जरा बी ज्यादा B. ज्यादा ज्यादा डिफिकल्ट है बी जी। B. Your firm is the auditor of MedLife Pharmaceuticals Limited, MPL, for the year ended 31st December 2024. MPL maintains a significant stock of a particular over-the-counter medicine, reported at a cost of 150 million in the financial statements. The medicine has been a major contributor to MPL's revenue of 1,530 million and a net profit of 306 million. The government has implemented a new regulation effective from 1st December 2024, which reclassifies this medicine as a prescription-based drug. This change is expected to significantly reduce the demand for the product, as it will no longer be easily available to the customers without a prescription. It is estimated that 30% of the stock at MPL will not be saleable before its expiry date. ठीक है जी, मैं सवाल एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ, आप भी जरा अपने हाथ में पकड़ लें पेन पेंसिल। कुछ चीजें ना सवाल पढ़ते पढ़ते नोट करना शुरू कर दिया करें, नोट कर लिया करें भाई। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ मेड लाइफ फार्मास्यूटिकल फॉर द ईयर एंडेड 31st December 24। एमपीएल मेंटेन्स अ सिग्निफिकेंट स्टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर ओवर द काउंटर मेडिसिन reported at a cost of rupees 150 million in the accounts. This medicine has been a major contributor to MPL's revenue of rupees 153 million and net profit of 306 million. The government has implemented a new regulation effective from 1st December भाई। सर जी आपकी बैलेंस शीट डेट क्या भाई? जरा मुझे बताएं कि आपकी बैलेंस शीट डेट क्या भाई। एक मिनट दीजिएगा, मैं एक नया पेज आपके लिए खोल लूं खास। जी, सवाल में क्या कह रहा था भाई, सॉरी। बैलेंस शीट डेट क्या है ये नोट करें भाई। ठीक है, पहला तो ये काम कर लिया करें आप। अच्छा, दूसरा काम आप देखा करें कि क्या सवाल आपको लग रहा है कि इट इज गोइंग टुवर्ड्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट और इट इज गोइंग टुवर्ड्स इनएबिलिटी टू ऑब्टेन। सही, ठीक है जी। प्लस सवाल में देखेंगे आपको वेरिएबल क्या गिवन है। क्या गिवन है भाई? सवाल में चेक करें कि थ्रेशोल्ड निकालने के लिए आपको वेरिएबल क्या गिवन है। ठीक है जी। और दूसरा चौथा, रिक्वायरमेंट को दोबारा पढ़ें कि रिक्वायरमेंट में एग्जैक्टली वो क्या कह रहा है। ठीक है, रीड अगेन, ताकि सवाल की एक बेस बन जाए। ठीक है, अब इस बातों को ध्यान में रखते हुए जरा सवाल पे दोबारा आए जी। ठीक है, वो कह रहा था गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड अ न्यू रेगुलेशन इफेक्टिव फ्रॉम 1st December विच reclassifies दिस मेडिसिन as a prescription based drug. This change is expected to significantly reduce the demand for the product as it will no longer be easily available to customers without a prescription। यानी कि दो जो दवाई पहले आसानी से ओवर द काउंटर अवेलेबल थी वो अब आसानी से अवेलेबल नहीं है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 30% ऑफ द स्टॉक एट एमपीएल विल नॉट बी सेलेबल बिफोर इट्स एक्सपायरी डेट। जी हजरात, मैं इससे पहले कि आपको उसका आंसर बताऊं या मैं आपको अपनी ड्राफ्टिंग बताऊं, मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट लगाएं जरा हजरात, जो बच्चे लाइव बैठे हुए हैं वो भी और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी। जरा 2 मिनट लगाएं और मुझे बताएं, नोटिंग करें अपने पास कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। 2 मिनट लें प्लीज। जो आपको समझ आ रहा है, थ्रेशोल्ड निकालना है, क्या हुआ है, क्या क्या इशू क्या है, रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा, क्या लॉजिक है आपकी, जरा 2 मिनट लगाएं प्लीज एवरीवन। कैन वी डू दिस? जी सर। जी भाई। जी दोस्तों, वेलकम बैक। जी समीर, मुझे बताएं इस सवाल में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, जरा मुझे समझाएं क्या समझ आया बेटा आपको।
सर ईयर एंड पे हमने अपनी इन्वेंट्री ना 150 मिलियन एट कॉस्ट रिकॉर्ड की हुई थी। ठीक है। लेकिन 50% हमारी इन्वेंट्री जब एक्सपायर होने से पहले सेल नहीं हो पाएगी, तो हमने उसको बेसिकली गलत वैल्यूएट किया था, हमें उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। या तो राइट ऑफ करें या लोअर ऑफ एनआरवी या कॉस्ट रिकॉर्ड करें। 30% इन्वेंट्री 45 मिलियन की होगी जो हमने ईयर एंड पे गलत वैल्यूएशन पे रिकॉर्ड की हुई है। ये ठीक है। अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती तो एक मिसस्टेटमेंट होगी, और फिर हम 306 से लेके उसको मटीरियलिटी उसकी चेक करेंगे कि ये थ्रेशोल्ड से ऊपर है या नीचे। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपको ज़रा इसका दिखाता हूँ जो मैंने इसका आंसर ड्राफ्ट किया है, और मैं साथ में इंशाल्लाह इसको डिस्कस भी करता हूँ, ठीक है ज़रा। फिर आप अपना मुझे इनपुट भी दे सकते हैं। आप फुली तौर पर पार्टिसिपेट करें, ठीक है जी, ये बिल्कुल भी एक तरफा शो नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहली बात जो बात समझनी की है वो ये है भाई, जो बात समझनी की है वो ये है कि हम नॉर्मली इन्वेंट्री को किस पे रिकॉर्ड करते हैं। हम इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं भाई कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के ऊपर। क्या उसने हमें ये जो इन्वेंट्री दी हुई है 1530, ये जो इन्वेंट्री दी हुई है 1530, क्या उसने हमें इसकी कोई एनआरवी बताई है, हाँ या ना? नो। ऐसा ही है भाई। सॉरी, 150 मिलियन, सॉरी जी। ये मुजम्मिल, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी हजरत। पहले मुझे बताया कि इन्वेंट्री कितनी कॉस्ट पे आप वैल्यू कर रहे हैं। तो 150 मिलियन भाई, ठीक है। क्या एग्जामिनर ने सवाल में कोई एनआरवी दी हुई है? नहीं दी हुई है। अगर एग्जामिनर ये कहता है कि भाई की जो 150 मिलियन की इन्वेंट्री है, अब ये 150 की नहीं है, अब ये 120 की है, फिर हम क्या करते हैं समीर? फिर हम डिफरेंशियल रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसा ही है भाई? भाई ऐसा ही है। जी सर। हाँ, मैं कह रहा हूं कि अगर ये कॉस्ट है और ये एग्जामिनर सवाल में लिखता कि भाई अब इसकी एनआरवी जो है वो कम हो गई है, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, फिर हम 30 से एडजस्टमेंट करते और क्लाइंट से कहते हैं कि भाई आप एडजस्टमेंट करें। सवाल में ये नहीं दिया हुआ है। सवाल में वो कह रहा है इट इज एस्टिमेटेड दैट 30% ऑफ द स्टॉक एट एमपीएल विल नॉट बी सेलेबल बिफोर इट्स एक्सपायरी डेट। अच्छा, अब एक और मसला, मुझे बताएं कि 150 का 30% कितना होता है भाई? निकालें जी, निकालो समीर। 45 मिलियन। 45। क्या उसने 45 मिलियन की एनआरवी दी आपको, हाँ या ना? नहीं दी सर। मैं आपको सवाल की ना जरा लॉजिक भी दे रहा हूं साथ साथ, कि अगर आज एग्जामिनर ने ये पूछा है, कल आपके पेपर में ये भी आ सकता है। उसने आपको 45 मिलियन वर्थ ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट जो है उसकी उसने एनआरवी दी है, नहीं दी आपको। इसका मतलब ये हुआ, वो जुमला कह रहा है विल नॉट बी सेलेबल बिफोर इट एक्सपायरी डेट, का मतलब ये हुआ कि ये 30% स्टॉक पूरा का पूरा इंपेयर हो गया है। इसका मतलब है इसकी एनआरवी जीरो हो गई है भाई। इसकी एनआरवी क्या हो गई है? जीरो हो गई है। इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या हो गई है भाई, बोलो भाई? जीरो हो गई है। 0। वो कह रहा है स्टॉक विल नॉट बी सेलेबल बिफोर इट्स एक्सपायरी डेट। इसका मतलब है 30% ऑफ दिस स्टॉक अब ये बिकने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि आपको कोई अगर एग्जामिनर एनआरवी देता और मैं दोनों का डिफरेंशियल निकाल के एडजस्टमेंट करता, वो सारा ड्रामा आपने नहीं करना है। अब आपने डायरेक्ट क्या करना है? अब आपने 30% निकालना है भाई। 45 आपने निकाल लिया। 45 को निकालने के बाद आपके पास सवाल में कौन सा वेरिएबल गिवन है भाई? आपके पास सवाल में गिवन है भाई, ये दिया हुआ है। पीवीटी कितना गिवन है भाई? बोलो भाई। 306। 45 डिवाइड बाय 306 इंटू 100। जी दोस्तों, क्या मैंने ऑडिट रिपोर्ट के चीते पॉइंट पढ़ाए भाई, बोलो? क्या हमने ऑडिट रिपोर्ट के लेक्चर में चीते पॉइंट पढ़े हैं भाई? जवाब दे दो समीर। जी सर। जी, परसेंटेज बताएं जी कितना आ रहा है? 45 डिवाइड बाय 306 इंटू 100। सर ये आ गया 14.7। ऐसा ही है भाई? 14.7 बोले तो अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज? 15। 14 जी। पॉइंट। अब मुझे बताएं इन द केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समीर, आपका इंटरनेट बेटा वीक चल रहा है। मुझे बताएं जो मेरे रिपोर्ट के चीते पॉइंट्स थे उसके मुताबिक थ्रेशोल्ड क्या था भाई? 15। अगर 15% दिया हुआ है तो 5% से लेके, अगर 15। 15 है, 15। हाँ 5 से लेके अगर 15 है भाई, 25, सॉरी, 5 से लेके 25 है ना भाई? समीर मैं सही कह रहा हूं? रिपीट करो बेटा।
समीर आपकी आवाज चली जाती है फिर वापस आती है। मैं ख्याल में इनका नेट प्रॉब्लम कर रहा है। हमजा आप लाइन पर हैं? यस। यार कोई एक बच्चा माइक ऑन कर ले प्लीज, रिक्वेस्ट है भाई, अल्लाह का वास्ता। हाँ जी समीर। जी सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा इंटरनेट जो है हाँ, ना खराब। मसला ये है कि हमें ऑनलाइन पढ़ना है लेकिन हमारा इंटरनेट आजकल सही नहीं चलता। हम हमारे पास माइक नहीं होता, हमारे पास जो है ना वो प्रॉपर हेडफोन नहीं होते। भाई जरा गैजेट्स को ठीक रखें। चलें जी, दोबारा जरा रिकैप करते हैं। अपना मुजम्मिल आप इसको जरा दोबारा से लेंगे, ठीक है जी। मैं कनेक्ट करता हूँ दोबारा एट द काउंट ऑफ थ्री, 1 2 3। जी हजरात याद करें हमने ऑडिट रिपोर्ट के चीते पढ़ में क्या पढ़ा था कि अगर सवाल में गिवन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमारा थ्रेशोल्ड क्या था, 5% से लेके 25%। जहां अगर वो 5% से कम है तो क्या होगा भाई, इमटीरियल। और अगर 25% से ज्यादा है तो क्या होगा भाई, मटीरियल एंड परवेजिव। या परसेंटेज क्या आ रही है भाई, 15%। इसका मतलब है इशू इज हाँ मटीरियल सर। बट नॉट परवेजिव। आए मैं आपको इस सवाल की ड्राफ्टिंग दिखाता हूं भाई जरा। हजरात ये देखें मैंने ड्राफ्टिंग की हुई है इसकी। हजरात ये है इसके ड्राफ्टिंग, ठीक है जी। और हम कौन सा पेपर कर रहे हैं, जो जो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया हुआ है, हजरात हम करने जा रहे हैं मार्च 2025। कौन सा क्वेश्चन है भाई, समीर आप फिर गायब हो गए जी। कोई और रीडिंग कर लेगा मार्च भाई? हमजा रीडिंग कर लें जरा, हमजा ये मैंने आंसर की ड्राफ्टिंग कर दी है जी, स्टार्ट। हेलो हेलो माइक की आवाज आ रही सर? हेलो. जी जी जी, पढ़ लें, रीड कर लें प्लीज। Okay, 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 okay. As per the given scenario, Medlife Pharma maintains a stock of a particular over-the-counter medicine which is carried at a cost of 150 million in the financial statements. But recently, the government has implemented a new regulation, as a result of which the medicine is reclassified as a prescription-based drug, which will reduce the demand, as it will no longer be easily available to customers without the doctor's prescription. As a result, it's estimated that 30% of the stock will be not sellable before the expiry date, i.e., its दैट NRV इज, will be zero. आई नहीं, दैट इज भाई, दैट इज। GG, that is हाँ, that is. Um, that is, its NRV will be zero, and the financial statements will be adjusted as per the treatment of IS2. If the said adjustment is not done within the finance not done, then financial statements will be materially misstated, and the result of this inventory will be overvalued, and the expense will be understated in the financial statements. ये समझ आया भाई? Materiality. एक मिनट रुक One जाओ, more. रुक जाओ। हमाद Yes, बेटा sir. थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, आप मेरी आवाज पे रुक जाया करो जी। आप जरा मुझे बताइए पैराग्राफ समझ आया आपको भाई? Yes, sir. समझ आया ये? मुझे बताएं मैंने मैंने इसमें क्या मिस कर दिया? मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है। क्या मैंने पूरा सिनेरियो डिस्कस कर लिया? यस। क्या मैंने रेलेवेंट ट्रीटमेंट जिस आईएएस के तहत होगा उसका मैंने रेफरेंस दे दिया? यस। क्या मैंने बता दिया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनेबिलिटी है? यस। क्या मैंने ये बताया कि अगर ये एडजस्टमेंट नहीं भी तो क्या होगा, इन्वेंट्री विल बी व्हाट, Overvalued. एंड एक्सपेंस विल बी व्हाट। Understated. अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग क्या आ रही है हमारे पास? Materiality. स्टार्ट क्या किया? Uh, 150 का 30 materiality. वाला, हाँ Material. 45। जी जी बोले, आप बोले बोले बोले, अच्छा है बोले। नहीं नहीं सर, मैं यही रीडिंग कर रहा था, मुझे लगा आप मुझे कहते रीडिंग कर ठीक है। सॉरी. 45 डिवाइड बाई 300 जो मल्टीप्लाई 100 कितना है, 14.7, अप्रोक्सीमेटली 15%। एज द मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड इज 15% ऑफ प्रॉफिट, देयर फॉर द इशू इज। मटेरियल. जी, मैं इस हेडिंग के अंदर सिर्फ ये बताऊंगा मैक्सिमम। मैं यहां मटीरियल बट नॉट परवेजिव या मटीरियल एंड परवेजिव नहीं बताऊंगा, वो मैं कहां बताऊंगा? इम्पैक्ट ऑन द ऑर्डर. जी, नेक्स्ट हेडिंग पे आए जी, थर्ड हेडिंग पे आए, स्टार्ट। Based on the materiality calculated above, as the issue is material but not pervasive, therefore the management refuses to adjust the financial statements. Then an audit opinion may be modified by expressing a qualified opinion, as this is a material misstatement in the financial statements. In this case, a basis for qualified opinion paragraph will be inserted immediately after the opinion paragraph,
mentioning the reason of qualification along with its financial impact on the financial statements had the adjustment been made by the management. In their opinion paragraph, the opinion paragraph will be as follows. In our opinion, except for the matters of effect, the financial statements give a true and fair हमजा view of the financial position. हमजा तुम बहुत तेज पढ़ रहे हो और आहिस्ता पढ़ो, सही पढ़ो, दोबारा पढ़ो, यहाँ से दोबारा पढ़ो, दो ओपिनियन Uh, यहाँ से दोबारा पढ़ो, आहिस्ता okay, पढ़ो। okay. The opinion paragraph will be as follows. In our opinion, except for the effects of the matter, the financial statements are giving a true and fair view of the financial position of the company as at 31st December 2024. जी, समझ आया भाई कुछ? Yes, sir. सर ये इसका आंसर इस पे आपको मिलेंगे। ये कितने मार्क का सवाल था भाई? 7 6 एग्जाम्स में भूल जी, गया। ये 6 मार्क का 6 सवाल marks, था। 6 marks. इस ड्राफ्टिंग पर आपको पूरे 6 मार्क्स मिलने चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट है? इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए प्री रिक्विजिट ये है कि आपने रिपोर्ट का लेक्चर पूरा लिया हो, आपको क्वालिफाइड एडवर्ड डिस्क्लेमर का पता हो, आपको मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन में और कैम का फर्क पता हो, आपको कैम और ईएम का फर्क पता हो, आपको बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज हो, आपको थ्रेशोल्ड्स की बेस के ऊपर जो मटेरियलिटी वो निकालना आपको आना चाहिए, आपको ड्राफ्टिंग का पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ड्राफ्टिंग का सेंस ही कोई नहीं है। वो डायरेक्ट जब आंसर शुरू करते हैं तो वो परसेंटेज निकाल के लिख देंगे जी रिपोर्ट क्वालिफाई होगी, एडवर्स देंगे, डिस्क्लेमर देंगे। ना एक्सप्लेन किया हुआ है, ना कोई लिंकिंग की हुई है, ना ये सारे की पॉइंट्स बताए हुए हैं कि भाई ये क्या मटेरियल स्टेटमेंट है, इनेबिलिटी है, ना थ्रेशोल्ड निकाल के जुमला बताएगा भाई ये मटेरियल है, और ना उनको इम्पैक्ट ऑन दी ऑडिट ओपिनियन की ड्राफ्टिंग का पता है। आपको सब पता है अल्हम्दुलिल्लाह, आपने पूरा लेक्चर लिया हुआ है। अब मुझे बताएं ड्राफ्टिंग कैसी लगी आपको भाई? ये सर बहुत अच्छी है, सही है? मतलब क्लैरिटी है इसके अंदर बहुत क्लैरिटी ज्यादा। आ गई अब? ठीक है जी। जी अच्छा, जी जी। सिर्फ इस सवाल का ट्विस्टर बता रहा हूं मैं। सवाल का ट्विस्टर तब होता जब वो तुमसे ये कहता कि भाई ये जो 30% स्टॉक है ना, ये वाला, ये जो 30% स्टॉक है ये वाला, इसकी अब एनआरवी ये हो गई है। अगर वो ये कहता कि इसकी एनआरवी रह गई है 25 मिलियन, तो फिर हम क्या करते? फिर हम करते कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब कॉस्ट कितनी है भाई? 150 का 30% है 45, 45 और 25 विच एवर इज लोअर। फिर हम क्या करते? फिर हम 45 और 25 यानी कि कितना अमाउंट? 20। फिर हम निकालते थ्रेशोल्ड बेस्ड ऑन 20 मिलियन। मेरी बात समझ आई? मैं रिपीट करता हूं। अगर वो सवाल में ये कहता कि जो 30% स्टॉक है जो कि सेलेबल नहीं है, अब उसकी एनआरवी जो है वो रह गई है 25, तो फिर हम निकालते कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। फिर इन्वेंट्री हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं? वो जो 30% का स्टॉक है उसकी एडजस्टमेंट होती, पूरी इन्वेंट्री की नहीं होती, क्योंकि जो अफेक्टेड पार्ट है वो 30% है। तो अब 45 और 25 विच एवर इज लोअर की बेस पर 20 मिलियन की बेस पर हम निकालते थ्रेशोल्ड। क्या करते? 20 को डिवाइड करते प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, फिर थ्रेशोल्ड निकालते और फिर अकॉर्डिंगली रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बताते। सवाल ऐसा भी हो सकता था। क्या मेरी बात समझ आई दोस्तों? यस सर। ठीक है, अब आप जरा पढ़ें इसका पहला केस। मैंने पहले केस की ड्राफ्टिंग नहीं की है, मैंने पहले केस की ड्राफ्टिंग नहीं की है। पहला केस मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा, फिर मैं आपको उसकी ड्राफ्टिंग जो है वो एक आध दिन में दे दूंगा, जब तक आप खुद से ट्राई करें। जी हजरात, हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्च 25 का पेपर है, कैफ 8 का पेपर डिस्कस हो रहा है जनाब। माय नेम इज साजिद कपाडिया और हम इस वक्त रिपोर्ट का सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। ब्रावो पार्ट हमने कवर कर लिया, ब्रावो की ड्राफ्टिंग मैंने प्रोवाइड कर दी है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 अल्फा। जी स्टार्ट। Your firm is an auditor of Sugar Biscuit Limited for the year ended 31st December 2024. During the audit, your team identified that SBL's bank loans due in the last month, and the management has not provided any evidence of either the renewal of existing agreement or obtaining a new one to cover these obligations. Management has not yet provided a detailed restructuring plan or any survival projections to demonstrate how SBL will continue to operate in the foreseeable future. The management has expressed confidence in the ability to resolve the financial difficulties, yet they have not provided any evidence to support this claim. ठीक है हजरात, ये वही टॉपिक है कुछ देर पहले मैंने कुछ जिक्र किया था, और मैंने कहा था कि रिपोर्ट पे दो तरह के सवाल बनते हैं। एक सवाल बनता है डायरेक्ट और एक बनता है इनडायरेक्ट सवाल। जो अभी आपने 6B मेरे साथ सॉल्व किया वो डायरेक्ट सवाल था, और जो 6 अल्फा है ये वाला, ये जनाब आ गया इनडायरेक्ट सवाल। और इसमें एग्जामिनर ने किसके कॉन्सेप्ट को चेक किया भाई? आइजा 570 गोइंग कंसर्न। मेरी बात प्रूव हो गई है
कि एग्जामिनर के पास रिपोर्ट के सवाल को पूछने के कई तरीके और कई तरह के वो सवाल कई स्टैंडर्ड से लिंक करके सवाल बना सकता है। मैं सवाल एक बार दोबारा पढ़ देता हूं, सॉल्व करते हैं इसको जरा। चूंकि मैंने इसकी ड्राफ्टिंग नहीं यहाँ पे की हुई है, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी बातें बता दूंगा। फिर चूंकि मैंने आपको 6B सॉल्व करके दिखाया है, तो आप उसी की रोशनी में 6A को सॉल्व कर सकते हैं। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ शुगर बिस्किट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड December 31st 24। ड्यूरिंग द ऑडिट योर टीम आइडेंटिफाइड दैट SBS बैंक लोन वर ड्यू इन द लास्ट मंथ। ठीक है जी, जरा बात समझिएगा। अभी बैलेंस शीट डेट गुजरी नहीं है हजरात, अभी आप बैलेंस शीट डेट से पहले मौजूद हैं। बात समझ आ रही है? बट ड्यू इन द लास्ट मंथ एंड द मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइडेड एनी एविडेंस ऑफ आइदर द रिन्यूअल ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट और द ऑब्टेनिंग ऑफ अ न्यू one to cover these obligations. Management has not yet provided a detailed restructuring plan or any survival projection to demonstrate how SBL will continue to operate in the foreseeable future. Management has expressed confidence in their ability to resolve the to resolve the financial difficulties, yet they have not provided any evidence to support the claim. अब अगर मैं आपको उसके आंसर की मेन बातें ज़रा बता दूं हजरात, तो इसका आंसर किस बेस पे कंस्ट्रक्ट होगा? वो इस बेस पे कंस्ट्रक्ट होगा भाई। सबसे पहले बताएं कि क्या यहां मटेरियल में स्टेटमेंट है या इनेबिलिटी है भाई? मटेरियल में स्टेटमेंट होगी सर? नहीं भाई, क्या हो गया? नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। ऐसा नहीं करो भाई। नहीं नहीं सर, मैं कंफ्यूज हो गया, एक सेकंड में वो कंफ्यूज हो सवाल गया। चीख चीख के कह रहा है कि एविडेंस नहीं मिला, सवाल पुकार पुकार के कह रहा है आपको, झिंझोड़ आया जी आपको। जी जी जी, इनेबिलिटी है, याद आ गया मुझे, बिल्कुल मैं कंफ्यूज हो गया था। भाई एग्जाम में यही होता है भाई। दूसरा, आइजा 570 है भाई, गोइंग कंसर्न है। अगर आपको गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड याद आ रहा हो और अगर आपको गोइंग कंसर्न का लेक्चर याद आ रहा हो, तो वहां पर रिपोर्ट के 3 किस्म के इम्पेक्ट थे, केस 1, केस 2, केस 3। इफ यू ऑल रिकॉल, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 क्या था भाई? सर केस एक 1 था, एडिशनल पैराग्राफ होगा ऐड। हाँ केस 1 था जहां गोइंग कंसर्न assumption वैलिड है, बट देर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी विच इफ डिस्क्लोज तो देर विल बी सेपरेट पैराग्राफ, विच इफ नॉट डिस्क्लोज तो क्वालिफाई और एडवर्स दे देंगे। ठीक है। केस नंबर 2 था जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेस पर ही नहीं बनेंगे और मैनेजमेंट ने उस बेस पर बना दिए, लिहाजा इसका इंपैक्ट इज मटीरियल एंड परवेसिव, अब आप देंगे एडवर्स। और केस 3 था जहां मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट फॉर गोइंग कंसर्न। ये बेसिकली केस 3 में फॉल कर जाएगा। इसका मतलब है कि हम जिस बैलेंस शीट डेट पर खड़े हुए हैं, हमें तो यही नहीं पता कि अजम्पशन वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि क्लाइंट हमें एविडेंस ही नहीं दे रहा है। चूंकि यहाँ इनेबिलिटी है और बात गोइंग कंसर्न की हो रही है, लिहाजा हम इसको यहाँ ये अज्यूम नहीं कर सकते कि मटीरियल बट नॉट परवेसिव। क्योंकि अगर आप सवाल गौर से देखें तो सवाल की इंफॉर्मेशन काफ़ी हैवी है। रीस्ट्रक्चरिंग प्लान और एनी सर्वाइवल प्रोजेक्शन टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ एसबीआई विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फोर्सेबल फ्यूचर। इसका मतलब है सवाल पुकार पुकार के ये कह रहा है कि भाई यहाँ इंपैक्ट इज मटीरियल एंड परवेसिव। लिहाजा मैं इन जुमलों की बेस पर ये अज्यूम करूंगा, क्या अज्यूम करूंगा भाई? दैट द इंपैक्ट इज मटीरियल एंड परवेसिव। परवेसिव। प्लस चूंकि इनेबिलिटी है, लिहाजा आप यहां देंगे कौन सा ओपिनियन भाई? डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्या मेरी बात समझ आई है भाई? और जब मैं डिस्क्लेमर कहता हूं तो मुझे नहीं पता कि मेरे शहजादों को डिस्क्लेमर कितना याद है, तो आए मैं जरा आपको डिस्क्लेमर की वादियों में लेके चलता हूं भाई। काश पूरी क्लास ने ज्वाइन किया होता। बहरहाल लाइन पर फरीदा हैं, हमाद हैं, हमजा हैं, सलाहुद्दीन अयूबी हैं और मोहम्मद हमाद हैं। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ज़रा चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैंने आज कराया ये, और ये हम मार्च 2025 का रिपोर्ट का सवाल कर रहे हैं जी। क्या आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है भाई? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ मैंने रिकॉल करने के लिए बताया हुआ है कि डिस्क्लेमर कहीं हम भूल तो नहीं गए। तो ज़रा भाई ये पढ़ना अपना, हमजा क्या जी जी। लिखा हुआ? We were disclaimer of opinion. We were engaged to audit the consolidated financial statements of ABC company रुक and its जाओ, subsidiary, the group, रुक जाओ, which रुक जाओ। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, ये स्टैंडर्ड पैराग्राफ है। सिर्फ यहां पर ये वर्ड ऐड होता है, वी वर इंगेज। हम नॉर्मल रिपोर्ट में जहां क्वालिफाई करते हैं, एडवर्स देते हैं, अनमोडिफाइड देते हैं, वहां क्या लिखते हैं? वहां लिखते हैं वी हैव ऑडिटेड। ठीक है। अब जो असल पैराग्राफ है ना भाई, वो ये है,
आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू, जितने बच्चों को मेरी आवाज जा रही है, जो इस बार कैफ 8 देने जा रहे हैं आई कैप का मार्च 2026, उनको सर साजिद कपाड़िया बड़ा लाउड एंड क्लियर पैगाम दे रहे हैं कि भाई जितने ओपिनियन पैराग्राफ हैं कोशिश करें वो आपको फिंगर टिप्स पे हों, वो आपको याद हों, ताकि उसमें गलती का कोई ऑप्शन ना हो आपके पास। ठीक है जी, क्या मेरी बात समझ आई है? जी पढ़ें जरा। We do not express an opinion on accompanying consolidated financial statements of the group because of the significance of the matter described in the basis of disclaimer opinion the section of our report. We have not been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion on these consolidated financial statements. जी भाई को समझ आया? अगली रेटिंग कौन सी है? Basis for disclaimer of opinion. अच्छा मुझे बताएं, क्या सिर्फ यहां पर रीजन पैराग्राफ आ रहा है या स्टैंडर्ड पैराग्राफ भी आ रहा है? यहाँ पर बेसिस ओपिनियन नहीं, स्टैंडर्ड पैराग्राफ आएगा मेरे ख्याल से, याद है मुझे जितना। भाई याद नहीं आ रहा, नो स्टैंडर्ड पैराग्राफ। जब डिस्क्लेमर देते हैं तो स्टैंडर्ड पैराग्राफ नहीं आता है, सिर्फ रीजन पैराग्राफ आता है। भाई रिवीजन जरा सही कर लें, मुनासिब कर लें। और जब डिस्क्लेमर देते हैं तो आप याद है रिपोर्ट में कैम पैराग्राफ भी नहीं आता। जब डिस्क्लेमर देते हैं तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में भी तब्दीली आती है, ये भी चेंज हो जाता है। प्लस जब डिस्क्लेमर देते हैं तो ऑडिट इंगेजमेंट पार्टनर का नाम भी मेंशन नहीं होता। पार्टनर नेम नॉट मेंशन्ड, पार्टनर नेम नॉट मेंशन्ड। मेंशन्ड। हजरत क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये सिर्फ मैंने आपको डिस्क्लेमर दोबारा रिकैप करवाया क्योंकि सवाल में डिस्क्लेमर का जिक्र आ गया। चलें एक और एग्जाम्पल बिल्डअप कर लेते हैं थोड़ा सा ना। अगर हम रिवाइज कर ही रहे हैं तो क्यों ना जरा मुनासिब रिवाइज कर लें भाई। ये जो सवाल अभी हमने दोस्तों अटेम्प्ट किया, ये कौन सा सवाल था भाई? सर ये सवाल आपने जो कराया अभी, ये था मार्च 2000, कौन सा कर रहे हैं सवाल भाई? बता दो भाई मार्च क्या हो गया? 25 क्वेश्चन 6। हाँ ऐसा ही है भाई। अभी हमने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 6 अल्फा, जहां पर आइजा 570 के साथ क्वेश्चन ब्लेंड होके आया है। अगर मैं सवाल चेंज कर दूं और मैं सवाल डिस्क्लेमर ही रहने देता हूं, लेकिन मैं सवाल को तब्दील कर देता हूं और मैं एग्जांपल देता हूं। पहली एग्जांपल, सवाल में लिखा हुआ है लॉयर कंफर्मेशन भेजनी है, लेकिन क्लाइंट हमें लॉयर का एड्रेस नहीं दे रहा, तो भी इनेबिलिटी। क्लाइंट ने कंफर्मेशन भेजने के लिए एड्रेस दे दिया लेकिन लॉयर का जवाब नहीं आया, तो भी इनेबिलिटी है। नंबर 2, हमें इन्वेंट्री काउंटिंग करनी है लेकिन क्लाइंट हमें फैसिलिटेट नहीं कर रहा, हमें इन्वेंट्री काउंटिंग की लोकेशन नहीं बता रहा, कोई रेलिवेंट बंदा बात करने को तैयार नहीं है, तो भी इनेबिलिटी है। थर्ड, सवाल में लिखा हुआ जी फिक्स्ड एसेट्स एंड डेटर्स एंड लेट्स से डेप्रीसिएशन कुड नॉट बी वेरीफाइड। अब ये तीन बातें हैं, कुड नॉट बी वेरीफाइड, कुड नॉट बी वेरीफाइड। अब अगर इस सवाल में एग्जामिनर ने कोई वेरिएबल नहीं दिया है और मैं थ्रेशोल्ड नहीं निकाल सकता, मैं अमाउंट को पीबीटी से डिवाइड करके मैं थ्रेशोल्ड नहीं निकाल सकता, लेकिन कॉमन सेंस क्या कह रही है? सर कॉमन सेंस कह रही है कि फिक्स एसेट्स और डेटर्स और डेप्रिसिएशन, अगर ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती और अगर मैं तीनों को ऐड करता तो अमाउंट बड़ा सिग्निफिकेंट बन जाता। इन दैट केस अगर ये तीनों अमाउंट वेरीफाई नहीं हो सकते तो मैं अज्यूम कर सकता हूं दैट द इम्पैक्ट इज मटीरियल एंड, बोलो भाई, Pervasive. और हम क्या देते भाई? Disclaimer of डिस्क्लेमर opinion. ऑफ ओपिनियन। दोस्तों क्या मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? Yes, sir. ठीक है हजरत। हजरत दिस कंप्लीट द क्वेश्चन, और हजरत हमने मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह इस सेशन के अंदर। आज मुझे दो सवाल कराने, मैं ज़रा आपका रिस्पांस भी देखना चाह रहा हूँ कि आप कितना एक्टिव हैं। एक मैं करा रहा हूँ एज ए 240 का सवाल, और एक सवाल मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 जो आपने मुकम्मल कर लिया, वो है रिपोर्ट का। ठीक है जी, रिपोर्ट का सवाल 6 और 6 12 मार्क का स्टेट सवाल था। एक का ताल्लुक, ये इनडायरेक्ट सवाल है जहाँ पर एग्जामिनर ने आइजा 570 के कॉन्सेप्ट को चेक किया है, और जो दूसरा ब्रावो पार्ट था वहाँ उसने IS2 और कुछ कॉमन सेंस को टेस्ट किया है भाई। सही है जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड हजरात, हम आगे बढ़ते हैं।
और अब थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं आइजर 240 फ्रॉड एंड एरर को, ठीक है जी। तो मैं आपको 2 मिनट देता हूं, बल्कि 1 मिनट ले लें आप। मैं माइक को जो है म्यूट कर रहा हूं। आप जरा 240 के नोट्स निकालें, फ्रॉड के नोट्स निकालें, और जरा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे आपने 240 में क्या पढ़ा था। मैं 2 मिनट का यहाँ माइक म्यूट कर रहा हूँ। हजरात जो वीडियो देखेंगे रिकॉर्डिंग में, आप भी जरा बिफोर आई कम बैक अगेन आइजर 240 को जरा ब्रशअप कर लें प्लीज। 240 फ्रॉड। जी हजरत, वेलकम बैक। हजरत, हमने पिछले सेशन में कंप्लीट किया रिपोर्ट का सवाल, और इस सेशन में हम करने जा रहे हैं एक और सवाल। मार्च 25 की अटेम्प्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। इस सवाल का ताल्लुक है आइजर 240 से। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने बच्चे ये वीडियो देखेंगे, देख रहे हैं, उन सब ने आइजर 240 प्रॉपर कवर किया हुआ है। आइजर 240 को मैं ये बड़ा सेफली कह सकता हूँ कि ये एग्जामिनर का वन ऑफ दी फेवरेट टॉपिक्स है। एक ज़माने में इस पर सवाल प्रैक्टिकल नहीं आता था, फिर एक ऐसा दौर आया जहाँ एग्जामिनर ने भरपूर तरीके से अपने सारे अरमान पूरे किए हैं, और 240 पर भरपूर तरीके से सवाल आता है सिनेरियो बेस्ड। और बल्कि ऐसा भी होता है कि बहुत मरतबा ये टॉपिक रिपीट भी होता है। कई ऐसी अटेम्प्ट्स हैं जो मैंने अपने लेक्चर में कोट की हुई हैं कि 240 जो है वो साल की दोनों विंडोज में आया हुआ है। तो प्लीज 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 240 को आपने कभी भी स्किप नहीं करना है, ठीक है जी। इससे पहले कि मैं 240 का सवाल शुरू करूं, हमजा लाइन पर है यहाँ बेटा? जी हमजा लाइन पर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें, तो अगर आपको याद आ रहा होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रॉड। टू टाइप्स ऑफ FFR and MOA. फ्रॉड, बिल्कुल सही फरमाया दोस्त आपने। FFR MOA। FFR के पसे पड़ता तीन बातें: इंसेंटिव प्रेशर की वजह से करेंगे, अपॉर्चुनिटी की वजह से करेंगे, या देर इज सेल्फ रेस्टलाइजेशन और एटीट्यूड Opportunity की वजह प्रॉब्लम, से. ठीक है। सिमिलरली जो MOA है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, उसके पीछे भी तीन कारण है भाई। या तो बिकॉज ऑफ इंसेंटिव प्रेशर है, या बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी है, या बिकॉज ऑफ एटीट्यूड और सेल्फ रेशनलाइजेशन है। ये फ्रॉड की दो Self-rationalization. मेन कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि कब हमने सिर्फ ये बताना है कि हाँ फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, और कब मैंने उसके पसे पर्दा बताना है कि ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो है, लेकिन ये बिकॉज ऑफ FFR और बिकॉज ऑफ आइदर दिस और दिस और दिस है। ये भी मैंने 240 के लेक्चर में कवर किया हुआ है। बहरहाल चूंकि आज जो है मौका भी है, दस्तूर भी है, तो हम इसको भी एक बार रिकैप करते हैं। और मजे की बात, ये गुड न्यूज़ ये है कि मैंने इस सवाल को भी आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। तो आपको इंशाल्लाह भी सवाल पढ़ेंगे, मैं आपको फिर 5 मिनट दूंगा। आप ये पूरा जो भी सवाल है उसको आप एक बार अपने दिमाग से सोचेंगे, जो आपके जहन में पॉइंटर आएंगे वो पॉइंटर लिखेंगे, फिर मैं आपको उसकी ड्राफ्टिंग पढ़ाऊंगा। तो इंशाल्लाह इट विल बी लाइक अ फन एक्टिविटी जी। हमजा, सवाल शुरू करेंगे भाई। ये सवाल हमारे पास ये रहा, और कितना मार्क का सवाल है भाई? Okay. Your firm is an external auditor for Fast Track Logistics Limited, FTL, a company that provides delivery services across Pakistan for the year ended 31st December 2024. The following information is available. अच्छा, 1 मिनट। 2024 and 2023 हाँ जरा revenue सुकून से देखें। 4500. हाँ हमजा, सुकून से देखें कि 23 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। जरा पूरी क्लास, जो बच्चे लाइव मौजूद हैं, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, जरा इंक्रीज और डिक्रीज का परसेंटेज निकाल लें प्लीज। जरा इंक्रीज और डिक्रीज का जल्दी से परसेंटेज निकाल के मुझे बता दें प्लीज, फटाफट। Sir, revenue में um, जी, कितना? revenue में 50% इंक्रीज आ रहा है. एक सेकंड रुकिए जी. 50% इंक्रीज आ रहा है. हाँ भाई, ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको जी। और रिसीवल बताएं, जल्दी करें, स्पीड बहुत स्लो है बताने की यार। मैं निकाल लेता हूँ भाई। 87.5%, sir. ये मैं एहतियातन आपसे करवा रहा हूँ कैलकुलेशन, हो सकता है ये काम आ जाए मैं किसी अपनी थ्योरी के लिखने में, ठीक है भाई। जी, आगे बढ़ जाएं। जी भाई, सबने सबने निकाल लिया ये? भाई जवाब दें प्लीज एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, आगे चलें। जी भाई, सवाल मुकम्मल करें। हमसे कहाँ चले जाते हैं आप? So पता नहीं auto mute हो रहा है for some reason. Uh, Additional information. FTL has
been facing intense competition, leading to aggressive pricing strategies, offering discounts and expansion to three new regions. A major shareholder sold his shares before year end due to dispute with another shareholders. Uh, FTL CFO resigned midway through the year and the position remains vacant. जी हजरत, मैं आपको सिर्फ Required. 1 मिनट दे रहा हूँ। हजरत, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ। आपको इस सवाल को पढ़ने के बाद जितने फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपके दिमाग में आ रहे हैं वो जल्दी से बुलेट में नोट करें प्लीज। देखिए, मैं इसी तरह पढ़ाता हूँ, पहले मैं बच्चों से लिखवाता हूँ ताकि कम से कम आप सोचें। अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर दिखा दूंगा। अगर मैंने आपको डायरेक्ट आंसर दिखा दिया तो आपकी मेंटल एबिलिटी रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी आपकी। 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से नोट करें, शाबाश। जो आपको समझ आ रहा है, शाबाश। 1 मिनट। जी भाई, वेलकम बैक। जी भाई, जरा मुझे बताएं जी पूरी क्लास और जो बच्चों ने जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इसकी, क्या पॉइंट्स लिखे हैं भाई। जी हमजा, आप जरा बता दें मुझे। एक पॉइंट आप बता दें, और एक पॉइंट मुझे फरीदा आप बता दें, एक पॉइंट समीर आप बता दें, एक पॉइंट हमाद आप बताएं। जी स्टार्ट। हमजा, पहला पॉइंट Uh, बताएं आप। सर, रेवेन्यू एंड डेटर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इन कंपैरिजन टू द कैश, तो ऑन डिलीवरीज भी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं, सो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ टुवर्ड्स fraudulent फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एंड द पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये है कि इंटेंस कंपटीशन एंड शेयर होल्डर्स की वजह से देयर इज एन प्रेशर दैट डेवलप्ड फॉर द ठीक है, मैनेजमेंट ठीक है, टू कम। पॉइंट वेल टेकन, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा, सवाल की तरह रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं भाई, एक बार मैं पढ़ रहा हूँ। सवाल में कह रहा है डिस्कस। क्या कह रहा है सवाल में? डिस्कस द फ्रॉड रिस्क फैक्टर दैट आर प्रेजेंट इन द अबव सिनेरियो। अगर वो कहता आइडेंटिफाई, अगर वो क्या कहता आइडेंटिफाई, तो मैं सिर्फ फ्रॉड रिस्क फैक्टर का जिक्र करके या ये बताते या ये बता के कहा ये फ्रॉड की वजह से है या इसकी वजह से फ्रॉड होगा, मैं ये बता के अपनी जान छुड़ा लेता। लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं है, यहाँ रिक्वायरमेंट है डिस्कस। इसका मतलब है ये पूरा काम करना पड़ेगा। मुझे एफएफआर भी बताना पड़ेगा, मुझे एफएफआर भी बताना पड़ेगा, और मुझे उसके पसे पर्दा इंसेंटिव प्रेशर है, क्या अपॉर्चुनिटी है, या ये एटीट्यूड स्लैश सेल्फ रेशनलाइजेशन है, मुझे पूरी बात बतानी पड़ेगी भाई। जी हजरत, आवाज आ रही है? फिर गायब हो गए आप। यस सर, आवाज आ रही है जी। ठीक है जी। आए हजरत, मैंने इस सवाल को सॉल्व कर दिया आपकी आसानी के लिए। लेट्स डिस्कस। सर, मैं एक चीज पूछ सकता हूँ? जी पूछें भाई। सर, ये जो सीएफ जब छोड़ के गया है तो इसका इससे इंसेंटिव आएगा या अपॉर्चुनिटी आएगी, ये मिक्स ओवरलैप नहीं कर सकती पॉइंट्स? क्योंकि मुझे पर्सनली जिस तरह से मैं देख रहा हूँ मुझे लग रहा है दोनों हो सकता है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। इट सपोर्ट्स मोर टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैं सोच रहा था कि इंसेंटिव भी ना हो जाए क्लासिफाई। अच्छा, पहले मैं आपको ये उसका आंसर पढ़ाता हूँ, पहले मैं आपको उसका आंसर पढ़ाता हूँ, पहले आंसर देखें। और फिर मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़ मैंने आपके लिए की आज। हजरत, ये कुछ हैंडआउट आपको याद आ रहा है? ये मैंने आपके अपने नोट्स में भी दिया हुआ है। ये दिए जनाब, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। याद आया कुछ? जी जी सही है, बुक में। हजरत, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आइजा 240। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, यस ये सर। रहा इंसेंटिव प्रेशर, ये रहा बिकॉज ऑफ एफएफआर, ये दिया हुआ जनाब एफएफआर, बिकॉज ऑफ इंसेंटिव प्रेशर, बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये रहा बिकॉज ऑफ जनाब एटीट्यूड सेल्फ रेशनलाइजेशन। ठीक है, फिर आ गया मेरे पास जनाब एमओए, वंस अगेन बिकॉज ऑफ इंसेंटिव प्रेशर, बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी, और बिकॉज ऑफ एटीट्यूड सेल्फ रेशनलाइजेशन। हजरात, सर तो आपने ऑलरेडी नोट्स में तो दिया हुआ है, जो मैंने अपनी किताब के वॉल्यूम 2 में दिया हुआ है, जरा सुन ले प्लीज। जो मैंने अपनी बुकलेट में दिया है, जो मैंने अपनी इस बुकलेट में आपको दिया है, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को समराइज कर दिया है। जबकि ये वाला जो नोट है, फिर सुन लें पूरी क्लास, ये जो मैं अभी आपको व्हाट्सएप करने वाला हूं थोड़ी देर के अंदर, इसमें मैंने कुछ पॉइंट मजीद ऐड किए हैं। देखें, एग्जामिनर अपने आइजा 240 के प्रैक्टिकल सवाल के लेवल को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जा रहा है, तो हमें कुछ पॉइंट्स पर इत्तफा नहीं करना पड़ेगा, हमें अपने पॉइंट्स की कवरेज को बढ़ाना पढ़ेगा। जब एग्जामिनर सवाल के लेवल को ऊपर लेके जाएगा तो हमें भी अपना लेवल ऊपर लेके जाना है। जाना पड़ेगा भाई। तो जब ये क्लास खत्म होगी तो आप ये पॉइंट्स मैं व्हाट्सअप करूंगा, प्लीज इसको आप कवर कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है भाई। लेकिन वंस अगेन आपने पहले आइजा 240 कवर किया हुआ, उसके बाद आप इसको देखेंगे। हजरत, लेट्स स्टार्ट द आंसर। जी ये सवाल था हजरत आपके सामने, ये रहा इसका आंसर। पहले आप पढ़ लें, ये वाला पार्ट पढ़ लें जी, और बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग है इंशाल्लाह, आप बहुत खुश होंगे इसको पढ़ के। जी स्टार्ट करें मेरा बच्चा।
The resignation of the CFO mid-year and the vacant position indicate a weak financial oversight, creating opportunities for fraud. A lack of leadership oversight creates an opportunity for fraudulent financial reporting and increases the risk of of misstatement in the financial statements. जी क्या कह रहा है भाई? The वो resignation of the CFO mid-year and the vacant position indicate weak financial oversight. जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा भाई बोलो? creating opportunities for fraud. जी, a lack of leadership oversight creates an opportunity for fraudulent financial reporting and increases the risk of misstatement in the accounts. हजरत मैं ये तो बताना भूल ही गया, ये ड्राफ्टिंग किसकी है? ICAP की drafting. जी, और ये क्या लिखा हुआ है? ये आपकी drafting. आए इसकी पहले मेरी drafting है. ड्राफ्टिंग पढ़ते ना, मजा तब आएगा। हजरत ये थे, चलेंगे हजरत ये पढ़ें जरा विद स्माइली फेस। जी स्टार्ट। The first one. हाँ। G. Okay. The company CFO recognition may result in weak supervision, lack of oversight by those charged with governance, leading to an opportunity of fraudulent financial reporting, resulting in material misstatement in the financial statements. कितना सिंपल करके बताया कि भाई जब कंपनी का सीएफओ नहीं होगा तो सबसे पहले क्या मसला होगा? सुपरविजन कमजोर पड़ जाएगी और लैक ऑफ ओवरसाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ व्हाट? ऑफ व्हाट? Opportunity of for fraudulent financial reporting रिजल्टिंग इन व्हाट? in material statement in the financial statements. मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वो statement लिखा था सर, हाँ, समझ गया. मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है जी। असल में इस वक्त टाइपिस्ट नशे में था, मैं ही था। जी नंबर टू। नंबर टू पढ़े जी। As per the scenario, the company is expanding into three new regions, which may result in overly complex organizational structure involving too many lines of authority, differing business environments and cultures, plus too many shareholders' expectations may rise the opportunity of fraudulent financial reporting in the financial statements. अब मैं पढ़ देता हूं। एज पर द सिनेरियो द कंपनी इज एक्सपेंडिंग इनटू थ्री न्यू रीजन्स। मैं एक बात बड़े वसूख से कह रहा हूं कि अगर आपने एग्जाम का सवाल अगर आपने स्पीड में पढ़ा तो आप बहुत सारे पॉइंट्स को स्किप कर देंगे, पिक ही नहीं होंगे। ये बात लेक्चर में भी बताई है, इस वेबिनार में पूरे पाकिस्तान को, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अल्लाह का वास्ता थ्योरी के पेपर में रिक्वायरमेंट को सुकून से पढ़ें, हौले करके पढ़ें। आप किसी जल्दबाजी के मुकाबले में नहीं गए हैं कि जल्दी से पढ़ के बस मैं सॉल्व करना शुरू कर दूं। टेक योर टाइम, आराम से पढ़ें। मैं बताऊंगा मैंने क्यों कहा है। जिस जिस पॉइंट में, जिस लाइन में ये पॉइंट दिया हुआ है ना, अगर आप इसको स्पीड में पढ़ते हैं तो ये थ्री न्यू रीजन वाला पॉइंट स्किप हो जाता, अल्लाह की कसम स्किप हो जाता। बताऊंगा कैसे। As per the scenario, the company is expanding into three new regions, which may result in overly complex organizational structure involving too many lines of authority, differing business environments and culture. जब आप तीन न्यू कंपनी बनाएंगे, जब आप तीन न्यू रीजन्स में ऑपरेट करेंगे, तो क्या थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या डिफरेंट एनवायरमेंट्स में आप काम करेंगे? यस। क्या डिफरेंट कल्चर्स में काम करेंगे? यस। क्या डिफरेंट लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी? यस। विच में इंक्रीज व्हाट? विच में इंक्रीज व्हाट? May increase an opportunity of fraudulent financial reporting. एक बार पॉइंट दोबारा पढ़ ले भाई, एक पॉइंट एक बार दोबारा पढ़ ले भाई। As per the scenario, the company is expanding into three new regions, which may result in overly complex organizational structure involving too many lines of authority, differing business environments and cultures, plus too many shareholder expectations, may increase an opportunity of fraudulent financial reporting in the financial statements. ठीक है जी भाई, अगले पॉइंट पे आए जरा। A major shareholder is selling his shares before the year end due to dispute with other shareholders. This leads to an incentive to manipulate accounts to increase the shareholder share value via a fraudulent financial reporting and at the same time displays an attitude of unethical practices, inappropriate values via attitude, which may also result in a fraud risk factor. जी भाई क्या कह रहा है? मैं दोबारा पढ़ता हूं। अ मेजर शेयर होल्डर इज सेलिंग शेयर्स बिफोर द ईयर एंड ड्यू टू डिस्प्यूट विद अदर शेयर होल्डर्स। दिस लीड्स टू एन इंसेंटिव टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स। जब मैं एज अ शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स बेचना चाहूंगा तो क्या मैं ज्यादा वैल्यू चाहूंगा, कम चाहूंगा? जवाब तो हाँ है ना?
ज्यादा वैल्यू, यस ज्यादा चाहूंगा। तो क्या मैं अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना चाहूंगा, हाँ या ना? यस सर। एक पॉइंट ये हो गया। वो कह रहा है टू इंक्रीज द शेयर वैल्यू बाय फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एट द सेम टाइम। ये जो आपका झगड़ा हुआ है, ये क्या एथिकल वैल्यू शो कर रहा है, अनएथिकल वैल्यू शो कर रहा है भाई? अनएथिकल वैल्यू। इसका मतलब है आपकी कंपनी पर ये दाग लग जाएगा, आपकी कंपनी पर टैग लग जाएगा। लोग बातें बनाएंगे, हाँ यहाँ तो फड्डे होते ही हैं, हाँ यहाँ तो झगड़े होते ही हैं, हाँ यहाँ तो ये ट्रीटमेंट इस तरह का करते ही है, हाँ ये तो ऐसे ही है, हाँ यहाँ तो चोरी होती होगी, हाँ ये तो फ्रॉड होता होगा। ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर को बढ़ा देगा पाकिस्तानियों, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर को बढ़ा देगा। ये ऑडिटर के अकाउंट्स में 2 नंबरी के रिस्क को बढ़ा देगा पाकिस्तानियों। ठीक है जी। एट द सेम टाइम डिस्प्लेज एन एटीट्यूड ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस, इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज वाया एटीट्यूड विच में ऑल्सो रिजल्ट इन अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। क्या बात समझ आई भाई? फैक्टर। ठीक है जी। यस अब सर। जरा ये वाला पॉइंट पढ़े, कितने 3 हो गए? एक, दो, 3, और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जी भाई, स्टार्ट। The company is facing intense competition, leading to an aggressive pricing strategy and discounts being offered to customers, leading to a pressure resulting in the risk of recording fictitious sales revenue. From the data, it can also be seen that revenue has increased by 50%, debtors have increased by 87.5%, cash flows have declined by 36%, and number of deliveries have only increased by 20% as compared to 50% increase in revenue. All this analysis increases the risk of fraudulent financial reporting in the financial statements. जी भाई, क्या कह रहा है? वो कह रहा है द कंपनी इज फेसिंग intense competition leading to aggressive pricing strategy and discounts being offered to customer, leading to a pressure resulting, यहां क्या आ रहा है भाई? इंसेंटिव या प्रेशर? प्रेशर। Pressure, रिजल्टिंग इन द pressure. रिस्क ऑफ रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस सेल्स और रेवेन्यू। फिक्टिशियस का है, बोगस का है, घोष का है, 2 नंबर का है। फ्रॉम द डेटा इट कैन ऑल्सो बी सीन। अब देखेंगे जो एग्जाम में उसने आपको टेबल बना के दिया था, वो उसने आपको वैसे बना के नहीं दिया था। वो टेबल उसने बनाकर इसीलिए दिया था कि हैं समझदार बच्चे जो इस टेबल से एनालिसिस करके रेशो निकाल के जो भी कैलकुलेशन हो सकती है, जो वर्किंग हो सकती है, उसकी बेस के ऊपर क्या वो पॉइंट को ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने किस तरह ड्राफ्ट किया है। फ्रॉम द डेटा इट कैन ऑल्सो बी सीन दैट द रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय 50%, डेटर्स हैव इंक्रीज बाय 87.5%, कैश फ्लोज हैव डिक्लाइन बाय 26%। अगर तो रेवेन्यू 50% से बढ़ा है तो डेटर ज्यादा से कैसे बढ़ गए, और कैश फ्लो डिक्लाइन कैसे हो गए, जबकि तुम्हारी नंबर ऑफ डिलीवरी जो है वो सिर्फ 20% से बढ़ी है। तो फिर तुम्हारा रेवेन्यू 50% से कैसे बढ़ गया? थोड़ा सा ऑड मैन आउट लग रहा है, दाल में कुछ काला है। ऑल दिस एनालिसिस इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन दी अकाउंट्स। क्या मतलब हुआ आसान जबान में? हमारा रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट बोले तो ROMM बढ़ गया। बढ़ा दिया है। आप जरा एक काम करो, इसको दोबारा पढ़ लो, इस वाले पैराग्राफ को एक बार दोबारा पढ़ लो, ये वाले पैराग्राफ को जी। The company is facing intense competition, leading to aggressive pricing strategy and discounts being offered to customers, leading to a pressure resulting in the risk of recording fictitious sales or revenue. जी भाई, कुछ समझ आया? जी Yes, sir. भाई। हजरत अब मुझे बताएं कि ये सवाल जो है, मैं दोबारा दिखाता हूं आपको हजरत। ये रहा सवाल जनाब, कितने मार्क का सवाल था ये? Um, 8 marks. 8 मार्क का सवाल था। अब मुझे बताएं क्या ये सवाल आसान था मुश्किल था भाई? क्या ये सवाल आसान था Generally मुश्किल easy, था था भाई? sir. हाँ। Generally easy, था sir. ठीक है सर, यही सवाल एग्जाम में गलत हो गया था। अब मैं बताता हूँ कि सवाल में एग्जाम में गलती क्यों हो सकती है। एग्जाम में गलती उस वक्त होगी जब आपने मेरे बुक के अंदर, वॉल्यूम के अंदर, अगर तो जहां मैंने ये फैक्टर्स समझाए हैं, लोग चाहते हैं बस हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए, मैं 2 पेज पढ़ लूँ, मैं 3 पेज पढ़ लूँ, फिर जो है वो मेरे पास जो है ना बस कोई समरी मुझे मिल जाए। भाई समरी एंड में पढ़ें आप समरी बनाएं, टीचर से समरी मांगे, वो एंड के लिए होगी। अगर आपका टॉपिक ही कवर नहीं है, आपको ये फैक्टर्स ही पढ़े हुए नहीं है, आपको इंसेंटिव और ये प्रेशर का ही नहीं पता, आपको ये सारे पॉइंट नहीं पता, तो भाई फिर आप ये सवाल अटेम्प्ट कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो सबसे पहले नोट करें कि प्रोफेसर इम्तिहान में आपकी कवरेज जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये हालांकि मैं ऑलरेडी वॉल्यूम, जो भी मेरा वॉल्यूम 1 या 2 है जिसमें फ्रॉड दिया हुआ है, वो ऑलरेडी वहाँ कवर्ड है, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि एग्जामिनर ने 240 का लेवल बढ़ा दिया है,
लिहाजा आप भी ये सारे जो मैंने पॉइंट्स दोबारा आपको डायरेक्ट मैंने आपको स्टैंडर्ड से जो है ना वो नोट्स बना के दिए, इसको ज़रा एक बार मेन लेक्चर कवर करने का इसको देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर इस तरह का सवाल जो आई के आपने पूछा है, इस तरह का सवाल ये आपके लिए आसान हो जाएगा। आप ज़रा मुझे चैट बॉक्स में फीडबैक दें हजरात प्लीज़। आप मुझे चैट बॉक्स में फीडबैक दें कि आपको ये दो सवाल जो मैंने कराए कैसे लगे आपको भाई। सवाल समझ आए? क्वेश्चन 5 के और क्वेश्चन नंबर 6 किया हमने जी। मुझे फीडबैक दे दें, समझ आए भाई आपको? ठीक हो गया। एक और फीडबैक दे दें भाई, कोई लोग थे वो छोड़ के चले गए हम। हमजा, फीडबैक दे दे बेटा आप। सर इससे बहुत जल्दी रिवीजन भी हो गया था एक तरह से। ठीक हो गया। ठीक है हजरात, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच, दिस कंप्लीट द सेशन फॉर टुडे। इट वाज अ शॉर्ट सेशन क्योंकि मुझे पता है कि आपका अटेंशन स्पैम इतना ही है। पूरे पूरे पेपर कभी भी लाइव वेबिनार में सॉल्व नहीं हो सकते। आज मेरा ऑब्जेक्टिव था ही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना। एक हमने रिपोर्ट को गायबाना रिवाइज भी किया, सवाल भी किया, और एक हमने बड़ा इंपॉर्टेंट और आई कैप का बड़ा फेवरेट टॉपिक जो है वो आइजा 240 भी हमने रिवाइज किया थोड़ा सा, और हमने इसको इस सवाल के जरिए कवर किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। जिन बच्चों ने लाइव सेशन नहीं लिया वो उसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक और सेशन में, और फिर मैं कोई मजीद लेटेस्ट अटेम्प्ट्स के दो तीन सवाल आपको कराऊंगा इंशाल्लाह। प्रैक्टिस करें, कवरेज पूरी करें, और इंशाल्लाह पेपर को, ऑडिट के पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर अपना ख्याल रखेंगे। साजिद कपाडिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम केना स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज। अच्छा जी, ये मैंने ऑफिशियली ऑफ कर दिया हजरात, लाइन पर हैं आप लोग? यस सर। जी अच्छा, सर। आप दोनों मार्क्स वाले ग्रुप में हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप लोग? जी 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 सर। सर। यार देखें, अब बात यह है कि मुझे थोड़ा सा नाराजगी होती है कि आउट ऑफ सो मैनी स्टूडेंट आप देख लें कि कितने बच्चों ने ज्वाइन किया। मुश्किल से 7 बच्चे थे, ऐसा ही था भाई। 8 जी स्टूडेंट से सर। जब मैं आया था और फिर अभी तक देख लें हम 2 ही बचे सिर्फ। अब आप मुझे बताएं कि जब इस तरह का पार्टिसिपेशन होगा तो मुझे बताएं मैं मोटिवेशन लेवल कहाँ से लाऊंगा अपना, मुझे पहले ये बताएं आप। हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए ना भाई, या नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? जी जी सर, चाहिए टोटली सर। अंडरस्टैंडेबल। तो बहरहाल ये है ना, लोगों ने ये मजाक बना लिया कि जी लाइव क्लासेस लें, आता कोई नहीं है, ये दे दें वो दे दें, आता कोई नहीं बहरहाल। अच्छा, आप दोनों एक काम करें, आप दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में अपना फीडबैक दे दें, ताकि जब मैं एक आध दिन में अगला सेशन रखूँ तो लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है? और मैं इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको दे दूंगा, तो आप इसको वायरल कर दीजिएगा, ठीक है? अपना फीडबैक दे दें, आप दोनों का फायदा हुआ ओके ना भाई। सर। जी जी सर। नहीं, अच्छा, जेन्युइनली सर बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, रीज़न भी क्योंकि मुझे टॉपिक्स में हो रहा था इशू। अच्छा है कि क्लैरिटी आ गई मुझे भी बहुत। ठीक है ना, मैं इसका आंसर ग्रुप पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? चलो अपना ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ भाई। ओके ओके सर। सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।